गुड मॉर्निंग मित्रों। हिंदी साहित्य के इस क्लास में आपका स्वागत है। अगर अभी तक आपने स्टडी विद शरण IAS को सब्सक्राइब ना किया, सब्सक्राइब कर लें। हिंदी साहित्य में आज का जो हमारा विषय है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही थोड़ा सा अलग विषय है। मार्क्सवादी समीक्षा संबंधित है। हम जानते हैं कि मार्क्सवादी समीक्षा के जो प्रखर हस्ताक्षर हैं वो हैं नामवर सिंह। आज हम उन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे। इनकी प्रगतिवादी समीक्षा या प्रगतिवादी आलोचना की, नामवर सिंह के प्रगतिवादी आलोचना की व्याख्या करेंगे। ये आपके सिलेबस में भी है और एकेडमिक में भी है, दोनों में आपके काम आएगा। और इसकी देखने में मार्क्सवादी समीक्षा या प्रगतिवादी समीक्षा थोड़ी सी जो अलग लगती है वो उतनी अलग है नहीं, बल्कि उतनी ही आसान है इस समीक्षा को पढ़ना, इस समीक्षा को लिखना, अगर सिस्टमेटिक ढंग से आप समझ लेते हैं। नामवर सिंह प्रगतिवादी समीक्षा के बहुत ही, हमने बताया कि प्रगतिवादी समीक्षा के शिखर पुरुष कह सकते हैं। शुक्लोत्तर समीक्षा में शुक्ल जी के बाद अगर प्रगतिवादी समीक्षा, प्रगतिवादी या मार्क्सवादी समीक्षा की बात की जाए तो ये प्रमुख हस्ताक्षर हैं। रामविलास शर्मा जी ने भी किया है, लेकिन उनकी जातीय समीक्षा या उनकी जो समीक्षा पद्धति है वो थोड़ी अलग है। लेकिन इन्होंने प्राचीन काल से लेकर के, यानी प्राचीन साहित्य से लेकर के एकदम नए कवियों, रिसेंट कवियों तक, अपने समकालीन कवियों तक, सबके साथ बहुत ही कह सकते हैं कि ओपन हार्ट से या खुले दिल से, खुले माहौल में, खुली परिस्थिति में समीक्षा की है। इनकी समीक्षा में अगर हम शुरुआत की बात करें तो इनकी समीक्षा में इनके जो पहला प्राचीन काल या प्राचीन साहित्य का जो है हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योगदान, पहली जो इनकी बुक है समीक्षा संबंधित, कौन सी है? हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योगदान। हमारी जो आज हिंदी खड़ी बोली है इसमें जो अपभ्रंश की बात किया, अपभ्रंश जो प्राचीन साहित्य, बहुत सारे साहित्य 500 से 1000 के मध्य जो साहित्य था वो कैसा साहित्य था? अपभ्रंश साहित्य था। उसी से हमारी विभिन्न मैथिली, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, हमारी खड़ी बोली जो सौरसेनी अपभ्रंश है उसी से निकली है। तो इस तरह की सारी चीज़ें यहीं से आई हैं। तो इसलिए इन्होंने जो बुक लिखी है हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योगदान, इनकी बुक ही है हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योगदान। उन्होंने अपभ्रंश की योगदान की इतनी सूक्ष्मदर्शिता और स्पष्टता से इन्होंने व्याख्या की है। मार्क्सवादी जो आलोचना है यहाँ पर मुखर हो जाती है। मार्क्सवादी आलोचना एकदम स्पष्टता या सीधे सीधे यहाँ दिखाई पड़ने लगती है। इन्होंने किस सहृदयता और सूक्ष्मदर्शिता के साथ इसकी व्याख्या की है। इन्होंने इसी साहित्य में बताया है, सिद्धों, जो सिद्ध साहित्य है, इनका दृष्टिकोण, जिसको एक तरह से कह सकते हैं शुक्ल जी ने खारिज कर दिया था, यहाँ पर इन्होंने कहा कि इन जीवन के प्रति कितना सकारात्मक दृष्टिकोण था इनका। सिद्ध साहित्य में जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण, इन्होंने सकारात्मकता उस सिद्ध साहित्य में खोजा जिसको खारिज किया गया, जिस पर बहुत ध्यान नहीं दिया गया और जो साहित्य की कोट से में ही नहीं रखा गया, इसमें उन्होंने जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण देखा। हजारी प्रसाद द्विवेदी की बात अगर छोड़ दी जाए तो इन्होंने हजारी प्रसाद द्विवेदी की यहाँ पर परंपरा का अनुसरण करते हुए दिख जाते हैं। दूसरी जो इन्होंने प्राचीन साहित्य में बात की वो है हेमचंद के प्राकृत व्याकरण। प्राकृत व्याकरण हेमचंद की है बुक। किसकी है? हेमचंद्र की। इसमें इन्होंने बताया कि प्राकृत व्याकरण जो है, प्राकृत व्याकरण, इसमें इन्होंने बताया कि किस तरह से ये कितनी सहृदयता से उस समय के लोगों के जीवन को प्रतिबिंबित करती है। कितनी सहृदयता से उस समय के लोगों के जीवन को प्रतिबिंबित करती है। सहृदयता से लोगों के जीवन को प्रतिबिंबित करती है। अब इसके बाद
ये तो हो गई प्राचीन साहित्य की बात। सिद्ध साहित्य और प्राकृत व्याकरण, इस पे इन्होंने व्याख्या, इसकी इन्होंने आलोचना, अपनी आलोचना का जो शुरुआत की हिंदी साहित्य के विकास में अपभ्रंश का योगदान से ही शुरू किया और प्राचीन साहित्य से ही शुरू किया। अब फिर अगर आधुनिक की बात करते हैं, आधुनिक साहित्य में आते हैं, तो इन्होंने कामायनी को लिया। कामायनी हम जानते हैं कि जय शंकर प्रसाद जी का महाकाव्य है कामायनी। इसमें इन्होंने लिया रूपक तत्व और प्रतीकात्मकता को। यहाँ पर नामवर सिंह ने बताया कि किस तरह से आधुनिकता को ये व्यक्त करता है। कामायनी महाकाव्य भले ही एक कह सकते हैं कि एक जो परंपरा चली आ रही कहानी कथा की उस तरह की काव्य है, लेकिन ये किस तरह से आधुनिक हमारे आधुनिक समाज को किस तरह से प्रतिबिंबित करता है, इसको इन्होंने यहाँ देखा। जैसे हिम संस्कृत जो देव युग है, देव सभ्यता का ध्वंस, मान लिए सभ्यता का ध्वंस वहाँ होता है। देव सभ्यता प्रलय आती है, देव सभ्यता का ध्वंस होता है कि नहीं होता है। प्रलय से हिम गिर के तुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छाह, एक पुरुष भीगे नैनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह। तो प्रलय प्रवाह के बाद किस सभ्यता का अंत होता है? देव सभ्यता का ध्वंस होता है। इस देव सभ्यता के ध्वंस को उन्होंने माना है किसका? राजाओं, जो मध्यकालीन राजाओं थे, राजाओं, सामंतों एवं मुगल सभ्यता का, सभ्यता का ध्वंस। ठीक, इस तरह से देव सभ्यता का ध्वंस को इन्होंने ये माना है। इसी तरह से अगर मनु की बात की जाए तो मनु एक तरह से कह सकते हैं कि जो मनु थे ये मोनार्की या एक तांत्रिक या राजतांत्रिक व्यवस्था के प्रतीक थे। और जो कुमार थे इनके पुत्र प्रजातांत्रिक व्यवस्था के प्रतीक थे। देव असुर संग्राम को इन्होंने कैसे देखा? देव असुर संग्राम, तो इन्होंने देव असुर संग्राम को इस तरह से देखा जैसे तत्कालीन समय में क्या था। तत्कालीन समय में जब ये कामायनी 1936 में लिखी गई तो उस समय क्या था? भारत गुलाम था। ब्रिटिश और भारतीय समन्वय हुई ख़त्म हुआ था, तो भारत और ब्रिटिश जो नागरिक थे या ब्रिटिश प्रशासन था और भारतीय नागरिक थे, इनके बीच में द्वंद्व चल रहा था, लड़ाई चल रही थी। वही देवासुर संग्राम को इन्होंने देखा। और उस संग्राम में जैसे वहाँ पर कामायनी में उन्होंने सीधा लिखा है कि शक्ति का, उन्होंने सीधे कहा है कि सृष्टि के मौलिक कण जो व्यस्त बिखरे हो निरुपाय, समन्वय उनका करो समस्त विजयनी मानवता हो जाए। मैंने समन्वय उनका करो, उस समय जो बिखरे हुए हैं उसको उन्होंने समन्वय करके विजय की बात की है। तो वो चीज़ यहाँ पर देवासुर संग्राम मतलब भारत प्लस ब्रिटिश संघर्ष की बात करते हैं। ठीक, ऐसे ही तमाम सारी जगहों पर उन्होंने इसका विशेष व्याख्या की है। तो इस दृष्टिकोण से व्याख्या इन्होंने एकमात्र, हालांकि रूपक तत्व जो दिखाई देते हैं उसके तो तमाम सारे लोगों ने की है, लेकिन रूपक तत्व की जो विशेष बात है यहीं पर दिखाई पड़ती है। इसके बाद बात आती है, अगर छायावाद का काव्य, इन्होंने छायावाद पर विचार किया है। छायावाद इनकी एक कृति है। छायावाद इनकी एक बहुत महत्वपूर्ण कृति है। एक तो हिंदी साहित्य में अपभ्रंश का विकास, दूसरी छायावाद। इसमें 12 अध्याय हैं इनके। कई अध्याय हैं? 12 अध्याय। इनके नाम आप देखिए, इनके नाम ऐसे रखे गए हैं। इनके नाम जैसे जागो फिर एक बार, ये जो अध्याय हैं इनके, जागो फिर एक बार,
प्रथम रश्मि, इस तरह से इसमें रखे गए हैं। देवी माँ सहचर्य प्राण, इसी तरह से इनके जो छायावाद में जो जिन शीर्षकों से इस तरह से लिखे गए हैं हम जान रहे हैं। देखिए, देवी माँ सहचर्य प्राण, प्रथम रश्मि, जागो फिर एक बार, तो इस तरह की चीज़ें यहाँ पर दिखाई पड़ती हैं। और छायावाद की जो व्याख्या इन्होंने की है, इसी आधार पर नाम से गुण की तरफ जाया गया है, नाम से गुण की तरफ यहाँ पर व्याख्या की गई है। एक अलग दृष्टिकोण से, अलग परिवेश में इसकी व्याख्या की गई है। छायावाद में 12 अध्याय हैं, 12 अध्याय के नाम इसी तरह से रखे गए हैं, रखा उन्होंने। हर अध्याय की व्याख्या उन्होंने ऐसे ही, अब नाम से ही पता चल रहा, प्रथम रश्मि, जागो फिर एक बार, तो ये सीधा सीधा दिखाई, जागो फिर एक बार, तो इसका मतलब है कि किस स्तर पर उस अध्याय में इन्होंने व्याख्या की होगी, क्योंकि ये शीर्षक ही बताता है कि कवि का रुझान या आलोचक रुझान किस तरफ है। अब बात करते हैं निराला की, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की बात करते हैं। इस पर इन्होंने क्या किया है, इनकी 2 कविताओं पर 2 लंबी कविताएं हैं। कौन कौन सी हैं, सरोज स्मृति और दूसरी राम की शक्ति पूजा। इन दोनों पर इन्होंने व्याख्या की है, सरोज स्मृति और राम की शक्ति पूजा। इसमें इन्होंने सीधा सीधा इसकी भाषा की सृजनात्मकता, पर स्पष्ट रूप से इन्होंने विचार किया है अपनी आलोचना पद्धति में। अब इनकी एक और बुक है, कविता के नए प्रतिमान। कौन सी बुक है, कविता के नए प्रतिमान। यहाँ बात लिख देते हैं, कविता के नए प्रतिमान। अब इस बुक में इन्होंने कई चीज़ों पर इन्होंने किया है। जैसे एक उनकी कविता है गजानन माधव मुक्तिबोध जी की, अंधेरे में। कौन सी बुक है, कौन सी कविता है, अंधेरे में, गजानन माधव मुक्तिबोध, मुक्तिबोध। पहली बार इन्होंने इस पर बहुत गंभीरता से विचार किया है। इसके पहले आलोचक इस पर विचार करने से डरते थे, इस कविता को छूने से डरते थे, उनकी समझ में नहीं आता था। लेकिन इन्होंने बहुत गहराई से इसमें विचार किया अंधेरे में कविता को, और इन्होंने बताया कि अंधेरे में कविता जो है व्यक्ति की अस्मिता की खोज है। व्यक्ति के अस्मिता की खोज है, क्या है। और इसके बाद तमाम सारे आलोचकों ने इस पर तमाम सारे अपने विचार दिए। इसके अलावा अगर बात की जाए इसमें कविता के नए प्रतिमान में, तो उन्होंने उस समय प्रतिष्ठित जो प्रतिमान स्थापित थे कविता के, उस समय प्रतिष्ठित जो सीमाएं निर्धारित थीं, किसकी, कविताओं की जो प्रतिष्ठित सीमाएं निर्धारित थीं, उस पर उन्होंने विचार किया और उसकी सीमाएं बताईं। उस पर विचार किया और उन सीमाओं की पुनः सीमाएं बताईं। और नए जो लेखक थे, जो उस समय के नए लेखक थे, एकदम से नए लेखक थे, उनके काव्य की सीमा को उन्होंने निर्धारित किया। अपनी आलोचना में उनके काव्य की सीमा को नए लेखकों की काव्य की सीमा को
क्या किया, निर्धारित किया। इस तरह से इन्होंने हर समय के, इसके अलावा प्रेमचंद पर उन्होंने विचार किया। प्रेमचंद के समकालीन जितने भी कथाकार थे उन पर उन्होंने विचार किया। और जो उन्होंने एक और इच्छा जताई, हिंदी साहित्य के इतिहास को मार्क्सवादी दृष्टिकोण से लिखने का सुझाव दिया। हिंदी साहित्य के इतिहास को, हिंदी साहित्य इतिहास को मार्क्सवादी दृष्टिकोण से लिखने का सुझाव दिया। अब अंदाजा आप लगा सकते हैं कि इन्होंने अपनी प्रगतिवादी मार्क्सवादी समीक्षा से एक पूरे युग को, हिंदी साहित्य के संपूर्ण इतिहास को उन्होंने अपनी दृष्टि से देखा और अपनी दृष्टि से एक सकारात्मक कह सकते हैं, एक सकारात्मक दृष्टिकोण जो लोगों को या साहित्यकारों को, आलोचकों को जिस सकारात्मक दृष्टिकोण की ज़रूरत थी, वो सकारात्मक दृष्टिकोण नामवर सिंह ने अपनी आलोचना से दिया। और एक नए सिरे से हर कवि को देखने को एक सकारात्मक दृष्टिकोण से, एक नए विजन से देखने का एक दृष्टिकोण दिया। और लोगों ने इस पर उसके बाद, जैसे हमने बताया कि अंधेरे में कविता, इस पर इन्होंने बाद के आलोचकों ने देखना शुरू कर दिया उसी दृष्टिकोण से। फिर उसकी बहुत ढेर सारी आलोचनाएं आई, लेकिन उसके पहले कोई जो है इस पर हाथ नहीं उठाना चाहता था, कोई लिखना नहीं चाहता था। इस तरह से हम देखते हैं कि हिंदी साहित्य के अगर आलोचकों में जिस तरह से हम नाम लेते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का, उसी तरह से अपने एक नए दृष्टिकोण के लिए, एक नए विजन के लिए, एक नई राह खोलने के लिए डॉक्टर नामवर सिंह का नाम भी उससे कम नहीं है। और वो अपने पद्धति के और अपने दृष्टिकोण के शीर्ष हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।